हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग बेसिकली यहाँ पर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूपी पीसीएस है उसका एग्ज़ाम जो है आपका 12 जून, ठीक है, 12 जून को आयोजित किया जाएगा। तो उसके संदर्भ में हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा वीडियोस मैं नहीं डाल पाया था, तो आज से हम वापस से अपने वीडियोस को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 7 से हम कंटिन्यू करेंगे अपने क्वेश्चंस को। तो आई होप सो सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और आज है आपकी 9 तारीख, और अप्रॉक्सीमेटली आप कह लीजिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कितने दिन बचे हुए हैं? 30 डेज़। ठीक है, तो हम हर रोज़ हो सकता है किसी दिन एक वीडियो, किसी दिन 2 वीडियो, हम इस तरीके से कई सारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम बेसिकली करेंगे। हमारा मेन उद्देश्य है नंबर ऑफ क्वेश्चंस को करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे जो 7 सेट है इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं आज। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर एक आपको स्टेटमेंट दी गई हैं 4, और ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये है भारत पढ़े कैंपेन से। भारत पढ़े कैंपेन जो था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है बेसिकली। तो यहाँ पूछा गया कि इस कैंपेन से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, ब्लैक कलर आई थिंक ठीक दिख रहा है, या रेड ले लें हम यहाँ पर? तो रेड ले लेते हैं, चलिए ठीक है, रेड कलर ले लेते हैं। तो रेड से आई थिंक विजिबिलिटी ज़्यादा बेटर रहेगी। तो भारत पढ़े कैंपेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम भारत पढ़े कैंपेन के बारे में जान लें। तो ये जो कैंपेन है इसे शुरू किया था किसने? ये लॉन्च की गई थी बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये लॉन्च कब किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 1 जनवरी से 1 जनवरी 2022 से लेके बेसिकली जो प्रोग्राम था ये 100 डे प्रोग्राम है। ठीक है, कितने दिन? 100 दिन रीडिंग का कैंपेन है बेसिकली। 1 जनवरी से लेकर 10 अप्रैल 10th ऑफ अप्रैल 2022 तक का ये प्रोग्राम था। ठीक है, जो अभी आपके लास्ट मंथ ही कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट दी गई है, इट इज़ अ 100 डे प्रोग्राम कैंपेन है। बिल्कुल सही, ये सही स्टेटमेंट है कि भाई ये जो 100 दिन का एक कैंपेन था आपका। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इट फोकस द चिल्ड्रन स्टडिंग इन बाल वाटिका टू ग्रेड 12th। बाल वाटिका दैट मीन्स जो आपका प्राइमरी स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं वहाँ से लेके 12th क्लास तक के बच्चों के लिए ये कैंपेन है। तो देखिए, ये एक्चुअली बाल वाटिका तो ठीक है, बाल वाटिका से तो शुरू होता है, बट यहाँ पे क्लास 12 तक नहीं रहता। ये है अप टू क्लास 8 तक। ठीक है, 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए ये प्राइमरी स्कूल से लेकर प्राइमरी क्लासेस से लेकर 8th क्लास तक के बच्चों के लिए ये कैंपेन थी। ठीक है, ये बेसिकली आता है आपका जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है उसके तहत ये चीज़ें लॉन्च की गई है। तो यहाँ पर क्या हो गई? सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाती है, फर्स्ट आपकी सही है। तो आपको नॉट ढूंढना था, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया है? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इट फोकस ऑन द बाल वाटिका टू द ग्रेड 12th नहीं होगा, ग्रेड 8th तक के बच्चों के लिए। ठीक है, बाकी भी ऑप्शन को हम देख लेते हैं, बट करेक्ट आंसर हमें मिल गया है ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट ऑप्शन है, स्टेटमेंट है आपकी, इट इज़ एन अलाइनमेंट विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी आई थी 2020 की, उसके साथ में है ये। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। इट इज़ अलाइन विद द विजन एंड द गोल ऑफ द फाउंडेशन लिटरेसी एंड द न्यूमरेसी मिशन। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट बनती है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 61 चिल्ड्रंस, 61 बच्चों में से हु गॉट फैसिलिटेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये मनाया गया हमारा, कब मनाया गया? ये मनाया गया आपका 24 जनवरी 2022 को, 2022 को 24 जनवरी को ये मनाया गया। ठीक है, इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 61 कन्याओं को बेसिकली, फीमेल चाइल्ड बच्चों को बेसिकली ये अवार्ड में फैसिलिटी दी गई। ठीक है, अब इसमें पूछा गया कि इसमें से कितनी जो ये 61 बच्चे हैं इनमें से कितने जो है वो उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए, एक्चुअली 2021 का जो अवार्ड सेरेमनी था वो नहीं हो पाया था। तो इस बार जो ये अवार्ड सेरेमनी मिला है, इस स्टेट में जो हुआ है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई हैं इन 61 में। कॉम्बिनेशन रहा है 2021 और 2022। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहा है इस बार जो अवार्ड दिया गया है यहाँ पर। तो ये अवार्ड बेसिकली वर्चुअल सेरेमनी के थ्रू दिया गया है, मतलब जो डिजिटली एक सेरेमनी अवार्ड हुई है। और ये कब हुआ है? ये हुआ है डिजिटली, दैट इज़ इन द आज़ादी का महोत्सव के तहत।
जो आज़ादी का महोत्सव हम मना रहे हैं 75 साल आज़ादी के, उसके तहत ये किया गया है। और इसके अंदर उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं, कितने बच्चों की बात पूछी गई है, तो उत्तर प्रदेश से यहाँ पर 8 बच्चों को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, फैसिलिटेट किया गया है, ठीक है, इस ओकेजन पर। अब बात करें यहाँ पर जो 8 बच्चे हैं, इन 8 बच्चों में से 3 बच्चे जो हैं, 3 बच्चे, ठीक है, ये 3 बच्चे आपके 2022 के लिए सिलेक्ट हुए हैं। 2022 के लिए जो सिलेक्ट हुए हैं वो 3 बच्चे हुए हैं, और बाकी के जो 5 बच्चे हैं वो 2021 के लिए सिलेक्टेड है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज अ वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा होता है? तो देखिए 2 टाइप के विटामिन आपको देखने को मिलते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, एक होते हैं फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं आपके विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है, बी एंड सी। और फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के, ठीक है, ये चारों आपके क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल। तो यहाँ पर वाटर सॉल्युबल पूछा गया है, तो वाटर सॉल्युबल कौन सा है? बी एंड सी। देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक, और जो विटामिन टर्म है यहाँ पर, जो टर्म विटामिन है, इसको पहली बार यूज किया गया था सी फंक के द्वारा। सी फंक ने इस टर्म को बेसिकली पहली बार कॉइन किया था, कब? 1911 के अंदर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देखिए हीमोग्लोबिन की जब हम बात करते हैं, तो हीमोग्लोबिन जो एक क्या होता है, ये बेसिकली एक रेड कलर का सब्सटेंस होता है। दिस इज अ रेड सब्सटेंस जो कि ब्लड के अंदर होता है, उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये एक प्रोटीन पिगमेंट होता है। दिस इज अ हीमोग्लोबिन, दिस जो रेड कंटेंट हुआ, दिस इज अ प्रोटीन पिगमेंट, प्रोटीन पिगमेंट, ठीक है, प्रोटीन पिगमेंट होता है ये। और इसके अंदर ज़्यादातर क्या प्रेजेंट होता है? आयरन, ठीक है। इस प्रोटीन पिगमेंट जो रेड कलर का होगा, इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है आपका मैक्सिमम। अब जो मेन फीचर होता है हीमोग्लोबिन के अंदर कि ये एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को। और देखिए जो ब्लड है, ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा और क्या बनाएगा? रेड कलर का जो हीमोग्लोबिन है वो आपका बन जाता है, ठीक है। और उसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स हो गई, और ये मिक्स होने के बाद ये ऑक्सीजन बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक जाती है, और फिर वापस किस फॉर्म में आती है? ऑक्सीजन तो अंदर चली गई, फिर हम जो एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और ब्रिंग बैक करता है यही ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर, ठीक है। मतलब कि जो ब्लड है, ब्लड की जो आपका ये रेड कलर का जो ब्लड है, ये ऑक्सीजन को पूरे बॉडी तक ले जाता है, और बॉडी के अंदर जो जो जहाँ जहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ है उसको बाहर निकालने का काम भी यही आपका ब्लड करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो WBC एक वर्ड होता है, WBC वाइट ब्लड सेल, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स जो WBC है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है अगेंस्ट इम्यूनिटी के लिए, ठीक है। जो अगर जो वाइट ब्लड सेल की कमी देखने को मिलती है अगर जो बॉडी के अंदर, तो वहाँ पर अगर जो इसकी कमी है, इसकी वाइट ब्लड सेल की कमी है अगर जो बॉडी के अंदर है, तो बॉडी जो है कम इम्यून है, मतलब उसके अंदर इम्यूनिटी पावर्स कम देखने को मिलती हैं, व्यक्ति जो है वो बीमार जल्दी जल्दी पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं आपकी हीमोग्लोबिन से संबंधित। अब बात करते हैं ऑप्शंस पर। कई सारी चीज़ें हमने बात कर ली, ऑप्शंस को लेते हैं। कंटेन्स आयरन, अभी हमने बात करी ना, आयरन कंटेंट होता है, जो रेड पिगमेंट होता है उसके अंदर मैक्सिमम आयरन प्रेजेंट होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, इट कैरीज ऑक्सीजन इनटू द ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन ले जाता है, बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है? सही है। इट इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्लड, ब्लड के अंदर भाई जो हीमोग्लोबिन है इसकी वजह से रेड ब्लड जो है हमारा वो क्या होता है? रेड कलर का होता है, ये भी सही है। इट गिव्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज, देखिए हीमोग्लोबिन जो है वो रेजिस्टेंस नहीं देता। रेजिस्टेंस कौन देता है? WBC वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो आपकी रेजिस्टेंस या इम्यूनिटी का काम करते हैं, ना कि हीमोग्लोबिन। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? 1 2 3। देखिए 1 2 3 कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर, ये रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला आपका दिया हुआ है डेसिबल। डेसिबल जो है यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड, साउंड को मेजर करने के लिए डेसिबल है, बिल्कुल ये यूज़ किया जाता है। आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब करेक्ट मैच है आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन। हॉर्स पावर यूनिट ऑफ पावर होता है, बिल्कुल ये भी सही है। सेल्सियस, जस्ट मिनट, दिस इज सी ऑप्शन एंड दिस इज टी, ठीक है, इसको ऑप्शन टिक कर लीजिएगा, ऊपर नीचे हो गया। तो सेल्सियस जो है यूनिट ऑफ हीट होता है, नहीं, ठीक है, सेल्सियस जो होता है ना वो होता है यूनिट ऑफ टेम्परेचर। दिस इज नॉट अ हीट का यूनिट, दिस इज टेम्परेचर।
और टेम्परेचर के और यूनिट्स जैसे आपका फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है, रैंकाइन होता है, सेल्सियस है, ये सारे क्या हैं आपके टेम्परेचर के यूनिट्स है। टेम्परेचर के यूनिट्स सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और रैंकाइन, ठीक है। तो ये 4-5 होते हैं आपके यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ना कि हीट का। नॉटिकल माइल्स आपका क्या होता है? यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन नेविगेशन। जब हम ओशंस में बात करते हैं, ओशियनिक ट्रेवलिंग में बात करते हैं, तो वहाँ पर माइल्स को यूज़ किया जाता है। और 1 माइल, जो 1 नॉटिकल माइल होता है, वो कितने बराबर होता है? 1 नॉटिकल एनएम की हम बात करें, 1 नॉटिकल माइल दैट विल बी इक्वल्स टू 1.852 1.852 मीटर, ठीक है। मतलब 1.8 किलोमीटर के आसपास की बात करें, ठीक है। सॉरी, नॉट किलोमीटर, दैट्स मीटर में ही लीजिए। जैसे 1 नॉटिकल माइल इक्वल्स टू 1.85 मीटर के बराबर होता है आपका, ठीक है। और यहाँ पर जो नॉट पूछा था, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सेल्सियस इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, नॉट द हीट, ठीक है। और आपका जो ऐसा ही जो हीट है, बेसिकली हीट की जब हम बात करें तो हीट का जो यूनिट होता है, हीट की यूनिट की भी हम बात कर लेते हैं। तो हीट का जो यूनिट होता है वो होता है जूल, ठीक है। जूल होता है आपका ऐसा यूनिट। और सीजीएस में होते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर जो सीजीएस में बात करें तो कैलोरीज, कैलोरीज के टर्म में हम इसे यूनिट को यूज़ करते हैं। और 1 जूल इक्वल्स टू, 1 जूल इक्वल्स टू होता है, 1 जूल जो आपका कितने के बराबर होता है? ये बराबर होता है 0.24 ऑफ कैलोरीज के बराबर ये होता है, ठीक है। और पावर की हम बात करें, पावर को भी हम समझ लेते हैं। तो 1 हॉर्स पावर जो है, 1 HP जिसे लिखते हैं हम हॉर्स पावर, तो 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी चीज़ कितने के बराबर होती है? 146 वाट के बराबर होती है 1 हॉर्स पावर, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें जो एक जो आपका साउंड की बात है ना, लाउडनेस की बात, तो लाउडनेस के अंदर जो एक WHO के द्वारा, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग एक पैमाना सेट किया गया है कि जो एक बेस्ट साउंड होता है ह्यूमन के लिए, जो जितना वो साउंड सुनेगा तो उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, तो वो होती है आपकी वैल्यू, दैट इज़ 45 dB, दैट इज़ dB, डेसिबल, ठीक है। डेसिबल, 45 डेसिबल। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। फिर देखिए, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विटामिन ए इज स्टोर्ड इन द बॉडी। वो विटामिन ए जो है बॉडी के अंदर कहाँ स्टोर होता है? विटामिन ए जो है आपकी बॉडी के अंदर लीवर के अंदर स्टोर होता है, ठीक है, लीवर के अंदर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। और विटामिन ए की कमी की वजह से क्या होता है? देखिए, ये आँखों की बीमारियाँ होती है ना, जो नाइट ब्लाइंडनेस या ड्राइनेस इन आइस या लॉस ऑफ विजन, इस तरीके की जो डिजीज़ होती हैं, बेसिकली स्पेशली हम बात करें कि आँखों से संबंधित बीमारी, वो किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। और ये विटामिन ए जो है एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, ठीक है। विटामिन ए इज द फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, फैट सॉल्युबल। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टमक। स्टमक के अंदर कौन सा विटामिन आपका रहता है? बेसिकली कौन सी चीज़ यहाँ रहती है? देखिए, स्टमक जो है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारा कहाँ जाता है? स्टमक में। और स्टमक, देखिए खाना, देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं फूड, तो फूड जो हमने खाया वो कहाँ गया? स्टमक के अंदर, ठीक है। और स्टमक के अंदर ये क्या करता है? HCl जो यहाँ पर होता है, एसिड होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, खाना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कंबाइन करता है, ठीक है, मिक्स होता है और न्यूट्रलाइज करता है, और एक चीज़ रिलीज़ करता है जिसे कहते हैं टायरलिन, ठीक है, टाइलिन, नॉट ट्रायलिन, टाइलिन, ठीक है। और साथ ही साथ जो है वो खाने को क्या कर देता है? एसिडिक बना देता है। अब जो HCl है, ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं आपके फूड में। मतलब आपने खाना खाया तो कुछ हार्मफुल चीज़ें आ गई जो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो HCl क्या है? उनको कर देता है ख़त्म, डिस्ट्रॉय कर देता है। और वहाँ पर क्या बनाता है? एंजाइम्स की वजह से, देखिए ख़त्म करेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। अब वो एंजाइम कौन कौन से होते हैं? देखिए, स्टमक के अंदर, देखिए बात करें तो स्टमक के अंदर मोस्टली बहुत सारे एंजाइम्स आपको देखने को मिलते हैं। वो एंजाइम्स हैं आपका, जैसे आपका पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, म्यूकेसिन होता है, इस तरीके के जो एंजाइम्स हैं ये आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? ये सारे एंजाइम्स आपको देखने को मिलते हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस कहाँ पर होता है? आपका स्टमक के अंदर होता है, ठीक है। तो दिस इज अ थिंग। और स्प्लीन की हम बात करें तो स्प्लीन जो है आपका ये एक ऑर्गन है जो वर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिलता है, और ये आपका लोकेटेड होता है कहाँ पर? स्टमक के अंदर। स्प्लीन आपका स्टमक के अंदर लोकेटेड होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, स्प्लीन कहाँ पर होता है? स्टमक के अंदर होता है, ठीक है। बेसिकली जो अपर पार्ट होता है एब्डोमेन का, उसके लेफ्ट साइड में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। डक्टलेस ग्लैंड है। क्या है ये? स्प्लीन डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड है ये आपकी। फिर है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर भाई देखिए, जब आपको ये एक बीमारी आपने सुनी होगी, स्टोन हो गया, पथरी हो गई इंसान को,
तो पथरी में क्या गॉल ब्लैडर में स्टोन जमा हो जाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर आपका लोकेटेड होता है, ये आपका होता है आपका पियर शेप्ड होता है, मतलब पियर एक तरीके से, इस तरीके से जो आपका नाशपाती होता है ना, नाशपाती उस टाइप का शेप होता है इसका, अप्रॉक्सीमेटली इस तरीके का देखने को मिलता है ये। और ये लीवर के नीचे होता है, ठीक है, लीवर के नीचे आपको ये देखने को मिलता है गॉल ब्लैडर, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिलती है, बाइल जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होती है किसके द्वारा, लीवर के द्वारा। और बाइल हेल्प करती है फैट डाइजेशन के अंदर, जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल जूस, जो आपने एक वर्ड सुना होगा, तो बाइल जूस भी आपको कहाँ देखने को मिलता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। ऑप्शन, बट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है, लीवर पे, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर यहाँ पर। बाकी चीज़ों की भी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएमडी टेस्ट। बीएमडी टेस्ट मतलब बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। मतलब एक आपने कई बार जब रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट, आप कहीं, या हो सकता है किसी बस स्टैंड पे भी आपने देखा हो कि वहाँ पर एक हेल्थ चेकअप वाली मशीन होती है, कि वहाँ पर आप खड़े हुए, आपका ब्लड वेट के अंदर कितना ब्लड है, आपके अंदर बोन डेंसिटी कितनी है, मतलब ये सब एक तरीके का टेस्टिंग वाला काम जो होता है वहाँ पर देखने को आपको मिलता है। तो बोन डेंसिटी टेस्ट जो है वो किया जाता है, और इसके अंदर किसकी बेसिकली टेस्ट किया जाता है ये पूछा गया है। बीएमडी टेस्ट है, किस चीज़ को डायग्नोस करने के लिए ये किया जाता है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज द ऑस्टियोफोरोसिस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑस्टियोफोरोसिस। ये एक बोन की डिजीज होती है, ऑस्टियोफोरोसिस, दिस इज द बोन डिजीज, ठीक है। बोन, हड्डियों से संबंधित एक बीमारी होती है, ठीक है, जिसके अंदर रिस्क होता है कि मतलब इंक्रीज जो फैक्टर बढ़ जाता है, इंक्रीज बढ़ जाता है उसका फ्रैक्चर होने का, जो चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स हैं उसके चांसेस, फ्रैक्चर होने के चांसेस जो हैं बेसिकली इस बीमारी के अंदर बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो आपकी बोन्स हैं उसके अंदर किसकी कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, और भी वो जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसकी वजह से, ठीक है। अब इसमें जो बीएमडी अगर जो वैल्यू कम आ रही है और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है वो बोन का बेसिकली क्या हो रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब बात करें डेंगू की, तो डेंगू जो है आपका वायरस डिजीज, एक वायरस से होने वाला एक बीमारी है, ठीक है। और ये किसके काटने से होता है, बेसिकली ट्रांसफर होता है थ्रू द मॉस्किटो, और उस मॉस्किटो का नाम है एंडीज इजिप्टी, ठीक है, एडीज इजिप्टी, दैट्स इजिप्टी, ठीक है। एंडीज इजिप्टी इज द मॉस्किटो जिसका नाम है, जिसकी वजह से होता है। इसके अंदर वो होता है, ब्रेक बोन फीवर होता है, मतलब ये होता है जब बुखार होता है तो ऐसा लगता है कि हड्डियाँ टूट रही हैं, है ना। तो इस तरीके के जो फीवर होता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है डेंगू के अंदर, ठीक है, मॉस्किटो के काटने की वजह से। मलेरिया भी एक मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है, और ये बेसिकली, ये तो वायरस से होता है डेंगू, और मलेरिया होता है आपका प्लाज्मोडियम की वजह से, नो सॉरी, नॉट प्लाज्मोडियम, हाँ बिल्कुल प्लाज्मोडियम की वजह से ही होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। बट उस प्लाज्मोडियम को करने के लिए कौन सा जो बेसिकली आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो होता है आपका पैरासाइट, ठीक है, पैरासाइट, सॉरी नॉट पैरासाइट, दैट्स अ प्रोटोजोआ, सॉरी पैरासाइट नहीं, दैट इज अ प्रोटोजोआ, ठीक है। वो प्रोटोजोआ होता है जो आपका क्या करता है, प्लाज्मोडियम बनाता है, जिसकी वजह से आपको मलेरिया की बीमारी होती है। अब ये होता है, इसके लिए जो एक अलग से मॉस्किटो होता है मलेरिया वाला, उसका नाम है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फीमेल होता है, स्पेशली फीमेल, आपको वर्ड ध्यान रखना होगा, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। और यहाँ पर जो था आपका, ये था आपका एडीज इजिप्टी, ठीक है। इसकी वजह से, जो मलेरिया की वजह से आपका एक रेड ब्लड सेल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं, एक और चीज़ रह गई एड्स। एड्स का आपको पता ही होगा फुल फॉर्म, कुछ एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है एड्स का फुल फॉर्म, बट पीएससी में तो नहीं पूछा जाएगा, चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये किसकी वजह से होता है, ये होता है एचआईवी। एचआईवी होता है आपका ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और ये स्प्रेड होता है सेक्सुअल रिलेशंस की वजह से, इरेगुलर डोनेशन ऑफ द ब्लड, या एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ ड्रग्स की वजह से भी कई सारी चीज़ बीमारियाँ होती हैं, ठीक है। इसका भी अभी तक कोई भी वैक्सीन या कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे आप एड्स से बच सके, बट प्रिकॉशन इज द बेटर देन क्योर, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ चलती है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो देखिए पहली स्टेटमेंट दी गई है, रिसेंटली इंडिया गॉट द स्टेटस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो है इंडिया को नहीं, बेसिकली ये दिया, इंडिया गॉट नहीं, दैट्स यहाँ पर इंडिया की जगह होगा यहाँ पे चाइना। देखिए आप कहेंगे कि भाई चाइना कैसे भैया आपका डेवलपिंग कंट्री में आ गया। भाई देखिए एक्चुअली जो डेवलपिंग दो चीज़ों में डिवाइड होता है। WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने कोई डेफिनेशन नहीं दी
कि या कोई एक लिमिटेशन या कोई क्राइटेरिया नहीं सेट किया है कि कोई अपने आप को डेवलपिंग बताए या डेवलप्ड बताए। ठीक है, ये कंट्री के ऊपर डिपेंड है कि वो अपने आप को क्या डिक्लेयर करता है या क्या डिक्लेयर करवाना चाहता है। वो डेवलप कंट्री डिक्लेयर करवाना चाहता है कि डेवलपिंग करवाना चाहता है। तो चाइना को ये चीज़ मिली है, मतलब चाइना ने अभी रिसेंटली उसको ये मिला है दर्जा कि भाई वो एक डेवलपिंग कंट्री है WTO की तरफ से, ठीक है, ना कि इंडिया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब डेवलपिंग कंट्री है तो डेवलपिंग कंट्री तो मतलब भाई जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो देशों से जो सामान आप इंपोर्ट करोगे या आप चीज़ों बेचोगे तो उसमें ना कुछ रिलैक्सेशंस रहते हैं, ठीक है, टैरिफ आपको मिलता है एडिशनल। बट अगर डेवलप्ड कंट्री डिक्लेयर करने से लॉस क्या होगा कि भाई आपके वो टैरिफ्स या जो बेनिफिट्स हैं वो आपके बंद हो जाते हैं। तो इसलिए चाइना ने भैया बड़ी शातिरता से क्या किया, भैया हमको भाई डेवलप्ड कंट्री मत बनाओ, हमें क्या कर दो, डेवलपिंग कर दो, ताकि हमें बेनिफिट्स मिलते रहें। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पर गलत हो जाती है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है आपका कि वर्ल्ड सॉरी सेकंड स्टेटमेंट में कहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नॉट डिफाइंड डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। बिल्कुल, अभी हमने बात करी ना कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, इसने कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी है कि किस बेसिकली देखिए हर चीज़ का ना क्राइटेरिया होता है कि भाई ये चीज़ें होंगी तो वो फलाना फलाना चीज़ ये कहलाएगी। तो ऐसा इन्होंने कहीं भी कोई डेफिनेशन या कोई भी ऐसा क्राइटेरिया या फीचर्स नहीं बताए हैं कि भाई कोई भी कंट्री जो है वो डेवलप कहलाएगी या डेवलपिंग कहलाएगी। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा रहेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, ओनली 2 स्टेटमेंट इज द करेक्ट। ठीक, अब अगर जो हम बात कर लें, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं फटाफट। जो WTO है, ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पहले जो नाम था WTO बनने से पहले ये था आपका गैट, GATT। ठीक है, गैट क्या था, ये था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, जो 1947 में आपका शुरू हुआ था, बाद में फिर ये बन गया WTO। ठीक है, और जो जब ये WTO बना तो ये बना था 1994 के अंदर। इसके अंदर एक मरकेश मरकेश एग्रीमेंट हुआ था आपका 1994 में। उसके तहत जो है ये वर्ल्ड आपका गैट जो है वो बन गया था WTO। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलते हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, और इंडिया जो है एक फाउंडिंग मेंबर है आपका गैट का। ठीक है, जाहिर सी बात है गैट का फाउंडिंग मेंबर है तो दैट मीन्स द WTO का भी फाउंडिंग मेंबर है आपका। ठीक है, इंडिया। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्पेशल स्टेट आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 वाज एक्सटेंडेड रिसेंटली। देखिए ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है 1958 का, ये रिसेंटली एक्सटेंड किया गया अगले 6 महीने के लिए। ठीक है, 6 महीने के लिए इसे एक्सटेंड किया जाता है और ये किया गया है कहाँ पर, नागालैंड के अंदर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी देखिए दिसंबर 30 दिसंबर 30th ऑफ दिसंबर 30 दिसंबर 2021 को ये ख़त्म हो रहा था यहाँ पर। बेसिकली ये जो क्लॉज था या एक्ट था, तो इसको तीन महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। अब ये लगाया क्यों जाता है, देखिए ये एक्चुअली जो डिस्टर्ब्ड एरिया होते हैं जहाँ पर एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस भी थोड़ा बहुत रहता है या कह लीजिए इंटरनल डिस्टर्बेंस भी रहता है, तो उन सभी को निपटने के लिए यहाँ पर इस एक्ट को लगाया जाता है। ठीक है, स्पेशली ये डिस्टर्ब्ड एरिया के लिए होता है आपका। तो ये नागालैंड इज़ द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगरा मास्टर प्लान 2031 ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है। देखिए आगरा मास्टर प्लान 2031 ये डेवलप किया गया है आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे कहते हैं हम शॉर्ट में ADA। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो ताजमहल है, हेरिटेज साइट आपकी ताजमहल, बेसिकली इसमें प्रपोजल दिया गया है कि जो ताज हेरिटेज एरिया डेवलप किया जाए। ठीक है, देखिए इस मास्टर प्लान के तहत क्या डेवलप किया जाएगा, ताज हेरिटेज एरिया। तो ताज हेरिटेज एरिया के अंदर आपका ताजमहल भी आएगा और मेहताब बाग, जो मेहताब बाग इलाका है, मेहताब बाग टू राम बाग एक जगह है, मतलब ये दोनों प्लेसेस हैं बेसिकली, मेहताब बाग टू राम बाग ये दोनों प्लेसेस हैं ताजमहल के आस बेसिकली आगरा के अंदर। तो ये सारे एरियाज बेसिकली इस ताज हेरिटेज एरिया के अंदर बेसिकली इस स्कीम के अंदर आएंगे, जो आगरा मास्टर प्लान 2031 है। ठीक है, और इसमें ये रहेगा कि भाई जो है वो आप कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इफ एंड बट्स या लॉज आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और अगर जो आप बनाते भी हैं तो आपको एक आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट या जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ होंगी वहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो दिस इज़ द पार्ट 7 था हमारा प्रैक्टिस सेट का। तो आई होप सो
वीडियो अच्छा लगा होगा, छोटा वीडियो बनाया मैंने, कम क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है, ताकि आपको बोर ना हो, फटाफट आप देखें और फिर आप अपनी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।